जी हाँ। अब ऐसे करंट अफेयर में आते हैं, तो करंट अफेयर अगेन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में जो एक आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ा बीच में बाधा और सहायक दोनों आप कह सकते हैं, वो है करंट अफेयर। क्योंकि लोग इतने ज्यादा मिसगाइडेड हैं इसको लेकर, क्योंकि करंट अफेयर यूपीएससी के लिए अगर पढ़ लेते हैं तो पीसीएस तो आराम से निकल जाएगा, 1% नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं तो आपका पीसीएस से आपका बाहर होना एकदम तय है, क्योंकि उसमें 35 से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2022 में मैं बता रहा हूं 39 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए, और उसमें सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे 39 क्वेश्चन में जो यूपीएससी के लेवल के होंगे, यानी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूपीएससी लायक होंगे। बाकी 37 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं क्योंकि वो पीसीएस ही पूछ सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूपीएससी ज्यादा बड़ा एग्जाम है, उसका करंट अफेयर अगर मैंने तैयार कर लिया और मैंने वो क्वालिफाई कर लिया उसका करंट अफेयर, तो पीसीएस तो आराम से निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्योंकि कंपटीशन आपका उन लोगों से है जो करंट अफेयर सिर्फ पीसीएस के ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं और यूपीपीसीएस का पिछले 25 साल का एनालिसिस के आधार पर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो आप उनके कंपटीशन में कैसे आगे निकल सकते हैं? और खासकर तब जब कट ऑफ जा रही है 90 क्वेश्चंस के आसपास, उसमें से 150 में 35 क्वेश्चन आपके सिर्फ करंट अफेयर के हैं। और आपको पता ही है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी आप कितना भी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी, 4-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के तो एकदम मिसिंग होना आपसे तय ही है। आप इतने तो नॉलेजेबल नहीं हो सकते हैं। फिर अब आता है फिर करंट अफेयर के लिए करेंगे अगर इतना अंतर है तो। पहले मैं आता हूँ यूपीपीसीएस के बारे में। देखिए यूपीपीसीएस के जो क्वेश्चन हैं वो आप अगर खुद भी पीवाईक्यू देखेंगे तो मेरी बात से सहमत होंगे कि वन लाइनर ज्यादा पूछे जाते हैं। नियुक्तियां किनकी हुई हैं, अभी हाल ही में किसी की मृत्यु हुई, लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है तो उनके बारे में क्वेश्चन। फिर उसके बाद कोई अगर चीफ एडवाइजर बने हैं या फिर चीफ एडवाइजर के साथ अगर सेना के जो चीफ हेड बने हैं वो उनकी नियुक्ति, या एनएसए कोई नियुक्त हुआ है, एनएसए का कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य है या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना घट गई भारत में, तो उसमें फैक्चुअल, जैसे एक कोविड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर यूपीएससी में कोविड का क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा कि कोविड के जो कॉन्सेप्ट है कि जो SARS-CoV-2 फैमिली है उसमें कोविड का, उससे कैसे कोविड कनेक्टेड है। ये आ सकता है कि कोविड डीएनए वायरस है या फिर आरएनए है, डीएनए आरएनए वायरस में अंतर क्या है उसके बैकग्राउंड में जाके पूछ सकते हैं। डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में बेसिक क्या डिफरेंस है, तो आप किसी भी घटना का बैकग्राउंड में हो जाते हैं यूपीएससी में। पीसीएस में अगर कोविड से क्वेश्चन पूछा हो जाएगा तो ये पूछेंगे भारत में पहला केस किस राज्य में देखा गया। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी एग्जाम है यूपीपीसीएस, इसमें अपवाद है कि ये बिहार बीपीएससी में तो पूछ लेंगे कि पहला व्यक्ति संक्रमित होने वाला कौन था, उसका नाम बता दो। मुझे आश्चर्य हुआ कि बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जब अफगानिस्तान की वापसी हुई, अफगानिस्तान से तालिबान आने के साथ साथ जब यूएसए के सैनिकों की वापसी हुई तो यूएसए के जो अंतिम सैनिक यहाँ से जाने वाला था बाहर, उसका नाम क्या था। तो मैं अपने दोस्तों से मजाक कर रहा था कि अगली बार पूछ सकते हैं कि जो यूएसए का आखिरी सैनिक यहाँ से वापस गया अफगानिस्तान से, उसने नाश्ते में क्या किया था, ये भी बता दो कि नाश्ते में क्या किया है। तो स्टेट पीसीएस का ये हाल है करंट अफेयर में। यूपीएससी इनसे बहुत ऊपर है। वो इसमें पहली बात तो तालिबान के आने से और यूएसए की वापसी से शायद ही कोई क्वेश्चन बनाए। अगर बनाएगा तो ये बना सकता है कि अफगानिस्तान की लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि अफगानिस्तान न्यूज में रहा है तो अफगानिस्तान के आसपास का कौन कौन से कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है तो पूर्व में कौन सी है, पश्चिम में कौन सी है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। बट यूपीपीसीएस ऐसे नहीं बनाएगा। तो आपको क्या करना है, एक सेकंड। तो अब डिस्कस करते हैं कि यूपीपीसीएस में करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है। तो जो मैंने पढ़ा है वो मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। देखिए मैं जैन 2021 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस बार यूपीएससी ड्रॉप करना है और मुझे सिर्फ यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है। मैंने फॉर्म दोनों के भर दिए थे बट मैंने सिर्फ अटेम्प्ट किया था यूपीपीसीएस। तो जनवरी में यही मैंने देखा कि अंतर क्या है करंट अफेयर में। तो यहाँ पर मैंने पाया कि वन लाइनर का अंतर है, वन लाइनर इसमें आ रहा है। तो मैंने उस समय 2 मैगजीन खरीदी। एक उस समय चूंकि बीपीएससी नहीं आने वाला था 2021 में, तो पहली बार एडुटेरिया एक मैगजीन आती है, उन्होंने यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग एक मैगजीन लॉन्च की थी, 1 ईयर की थी। तो मैंने वो लिया। क्यों मैंने लिया? क्योंकि उसमें पीछे करीब 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस उन्होंने करवाई थी। तो इस वजह से मैंने वो ली। इसके साथ साथ मैंने 6 मंथ की घटनासार ली थी। घटनासार एक उसका अलग साइज होता है, एक यूनिक तरह की मैगजीन है। ये दोनों मैगजीन ली क्योंकि उस समय तक मुझे आई दृष्टि के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज था। पता ही नहीं था आई दृष्टि नाम की मैगजीन भी होती है, क्योंकि पहले मैं हमेशा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अचानक मेरा स्विच हुआ यूपीपीसीएस की तरफ।
तो इन दोनों मैगजीन को मैंने जैन में कंप्लीट कर लिया था। अभी आप जैन आ गया है तो आप इन दोनों में से एक मैगजीन ले सकते हैं। मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा कि आपको अभी क्या करना है, मैं पहले बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। इन दोनों मैगजीन को मैंने फैब तक अच्छे से तैयार कर लिया। उसके बाद उसी समय, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं एक और बताता हूँ, उसी समय संयोग से मैं पहली बार यूपीएससी हिंदी से टच में आया था। रीजन ये था कि मैं करंट अफेयर देख रहा था कि जनवरी को मैंने करंट अफेयर की मैगजीन ली है तो 6 महीने के पीछे का तैयार हो गया है, अब जनवरी का आगे मैं कैसे डिस्कस करूं। ठीक उसी समय करीब अप्रैल में शायद एग्जाम था या जून में एग्जाम था, सॉरी जून में एग्जाम था, और मई के आसपास निशान सर के वीडियो आने शुरू हो गए थे जो आई दृष्टि का डिस्कशन था। तो वहां से मैंने जाना कि आई दृष्टि नाम की कोई मैगजीन है, उसका इतना इंपॉर्टेंस है। तो मैं यूपीएससी हिंदी टीम से बता भी रहा था कि मैं समझता था कि निशान सर हेड हैं और बाकी सब लोग जो है उनके अंडर में काम करते हैं। यहाँ के पता चला नहीं नहीं, सब इक्वल हैं, सब लोग मिल करके हिंदी यूपीएससी हिंदी रन कर रहे हैं। तो वहां से मैंने पहली बार ये जाना कि आई दृष्टि का क्या महत्व है, और इतनी ये कह सकते हैं ना कि इसको हम लोग गांव में बोलते हैं कि रामबाण एक औषधि होती है, वैसे है यूपीपीसीएस के लिए। तो अभी आपको क्या करना है कि मैंने चूंकि 2 मैगजीन ली थी क्योंकि मुझे आई दृष्टि के बारे में जीरो नॉलेज थी, पता ही नहीं था, तो आप सिर्फ दोनों में से एक मैगजीन ले सकते हैं। और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप यही 2 मैगजीन लें, पिछले 6, बट ये कोशिश कीजिएगा कि अब आप लेट हो चुके हैं तो 6 मंथ वाली ही मैगजीन लीजिए कोई, जो जैन में अभी आने वाली होंगी। आप घटना चक्र भी ले सकते हैं, वो भी मैंने देखा, 1-2 मेरे दोस्त लिए हैं। घटना सार भी ले सकते हैं। अगर एडुटेरिया यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग निकालती है मैगजीन तो आप एडुटेरिया रिफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पीछे पीवाईक्यू भी होते हैं। आपका इससे 6 मंथ का तैयार हो जाएगा। क्यों? इससे एक ये फायदा मिलेगा कि जब आप 15 या 20 दिन पहले आई दृष्टि मार्केट में आएगी तो आई दृष्टि एक तरह से सागर है जैसा, उसमें सागर में से कुछ बूंदें आपको ग्रहण करनी है। जो कुछ बूंदें ग्रहण करनी है वो बूंद कौन कौन से होंगे वो आपको निशान सर बताएंगे जब आएगी। तो उसके अलावा अब वो जो बूंद आप ग्रहण करने वाले हैं वहां पर सागर के, वो उन बूंदों पर बोझ थोड़ा कम हो जाए, इसके लिए आपको पहले से तैयार होना होगा, क्योंकि 15 दिन में वो ग्रहण नहीं आपसे हो पाएंगे, ये तो गारंटी है। फिर आप 35 क्वेश्चन में से मुश्किल से 10-15 ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि इतनी अचानक बोझ पड़ता है करंट अफेयर का। क्योंकि उस समय ये होता है ना, जल्दबाजी में हिस्ट्री भी रिवाइज करना है, ज्योग्राफी भी रिवाइज करना है, पॉलिटी भी रिवाइज करना है, तो बहुत ज़्यादा इधर से अफरा तफरी का माहौल होता है। तो वहाँ पर करंट अफेयर पे पूरा फोकस आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पहले से ही आप कम से कम 6-7 महीने का करंट अफेयर आपको तैयार होना चाहिए। वो आप अभी से, अगर आप लेट भी हो चुके हैं तो अभी जनवरी में जो 6 मंथ की मैगजीन आने वाली है वो आप 1 या 2 मैगजीन लेके तैयार कर सकते हैं। फिर आपको आई दृष्टि पढ़ना है। आई दृष्टि पढ़ते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना होगा, सावधानी, कि आई दृष्टि को कैसे पढ़ना है। ये इटसेल्फ एक आर्ट है, ये सबकी बस की बात तो नहीं है। और ये भी तय है कि आपको आई दृष्टि कभी पूरी तैयार हो ही नहीं सकती है। तो मैं कुछ टिप्स दे सकता हूं कि आई दृष्टि मैंने कैसे पढ़ी थी। पहले तो निशान सर लेके आएंगे ही शायद वीडियो, अगर नहीं भी आते हैं किसी कारणवश तो आपको क्या करना है, निशान सर के जो पुराने वीडियो हैं आई दृष्टि के बारे में, आप उनको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आई दृष्टि कैसे पढ़नी है, उन्होंने पहले डिस्कस किया था। इसके बाद जो मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं वो आप फॉलो कर सकते हैं। पहला कि आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूपीपीसीएस में किस मंथ से किस मंथ तक करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इस बार एग्जांपल लें, 14 मई को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, तो मई का करंट अफेयर तो नहीं पढ़ना है, कोई लॉजिक ही नहीं है। अप्रैल का भी नहीं पढ़ना है, उसमें हो सकता है कि 10-15 अप्रैल तक का करंट अफेयर आ जाए, तो अप्रैल का भी नहीं पढ़ना है। मार्च का पढ़ना है, तो मार्च का जो कंटेंट होगा आई दृष्टि में वो आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, पूरा वो भी नहीं, मार्च का भी अच्छे से नहीं आएगा। फिर सबसे ज्यादा सीरियस आपको होना है फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और मैक्सिमम अगस्त। अगस्त से पीछे आपको नहीं जाना है। अगस्त से लेकर के फरवरी या मैक्सिमम आप आइए तो मार्च तक, इतना जो कंटेंट हुआ आई दृष्टि का, उस पर बिल्कुल दिन रात एक कर देना है, एक एक फैक्ट याद कर लेना है। उसमें भी एक एक फैक्ट इसलिए नहीं याद करना है कि जैसे बुक्स, एक चैप्टर शायद होता है बुक्स एंड ऑथर का, वो आपको एज इट इज पूरा नहीं पढ़ना है। वो अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है निशान सर या कोई किसी वीडियो से, तो आप वो गाइडेंस तो ले ही लेंगे कि बुक्स कौन सी पढ़नी है। और जैसे बुक्स एंड ऑथर्स में कैसे हम सिलेक्ट करें, आपको अगर बिल्कुल ब्लैंक है कि बुक्स एंड ऑथर्स की करीब 100 बुक्स हैं, 100 ऑथर्स हैं, पूरे तो नहीं पढ़ने हैं, आप कैसे सिलेक्ट करें कि ये जो है बुक और ऑथर कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप 2 डायमेंशन ले सकते हैं। अगर आप कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या थोड़ा सा भी इंडिया से टच में है, देश में जो करंट अफेयर चल रहा है, ऐसे भी बिना न्यूज़पेपर के भी अगर टच में है, तो आपको पता होगा किसी बुक ने हाल ही में बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत डिबेट है, तो वो बुक इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाती है। जैसे कि संजय वारू जी की आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कितनी चर्चा में थी, डेफिनेटली वो आ भी गई यूपीपीसीएस में, और कितनी उसकी चर्चा थी। इसी तरह कोई अगर ऐसी बुक है जो अच्छे या गलत कारणों से बहुत ज्यादा चर्चा में है, पहली चीज। दूसरा,
अगर बुक का ऑथर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है, मान लीजिए कि अपने प्रधानमंत्री जी ने ही कोई बुक लिख दी, या फिर अपने किसी विदेश मंत्री जी ने बहुत अच्छी बुक लिख दी, या विदेश मंत्री जी ने बुक केवल लिख भर दी, वो कैसी भी हो, वो अपने आप ही हाईलाइटेड या फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दो ही डायमेंशन होंगे बुक एंड ऑथर को सिलेक्ट करने के, पूरी 100 की लिस्ट है उनमें से सिलेक्ट करने का। पहला, वो बुक अच्छे या गलत कारणों से चर्चा में हो, यानी कि बुक का इटसेल्फ कोई महत्व है, भले उसका ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। दूसरा कि ऑथर जो है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी हो। ये दो ही डायमेंशन होंगे। इसी तरह आप इंडेक्स एंड रैंकिंग है, इंडेक्स एंड रैंकिंग को आप पूरा पढ़िए, इसमें मत किसी के बहकावे में आइए कि इसमें ये इंडेक्स एंड रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आप पीवाईक्यू आपने अच्छे से किया हुआ है तो आप ये नोटिस कर सकते हैं, देखिए पीवाईक्यू का एक यहाँ पर इंपॉर्टेंस और इनडायरेक्टली निकल आया कि अगर आप पीवाईक्यू में 25 साल का पीवाईक्यू आपने किया और आपने देखा कि 6-7 तरह की इंडेक्स एंड रैंकिंग आई हुई है पहले से, तो वही जो 6-7 इंडेक्स रैंकिंग पहले आई हुई है ना, वो फिर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दूसरे इंडेक्स एंड रैंकिंग के तुलना में। जैसे कि मान लो प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक पिछले 4-5 सालों में कभी एक बार पूछा है यूपीपीसीएस ने। अब जब प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक इस बार इंडेक्स एंड रैंकिंग वाले पेज में होगा तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जो पीवाईक्यू में इंडेक्स एंड रैंकिंग आई हुई है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दूसरों से, लेकिन फिर भी आपको इंडेक्स एंड रैंकिंग में ऐसे कोई खास आधार नहीं है कि आपको इसको इंपॉर्टेंट माने इसको इंपॉर्टेंट ना माने, तो सारे लगभग अपने आप में इंपॉर्टेंट ही होते हैं। अब जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स में आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स दो पार्ट में होती हैं, एक राष्ट्रीय योजनाएं, एक किसी राज्य की। तो आप राष्ट्रीय योजनाओं पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, और जो राज्य की योजनाएं हैं, अब इसमें जैसे कि राज्य की योजनाएं उसे एक अलग से चैप्टर दिया होता है दृष्टि में, उसमें आप जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं यानी कि नॉर्दर्न इंडिया के, वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन कंपेरिजन टू नॉर्थ ईस्ट के जो राज्यों की योजनाएं हैं। या फिर एक दूसरा डायमेंशन ये है कि किसी एक राज्य की ऐसी योजना है जो अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, उसका कोई जोड़ तोड़ ही नहीं है, और वैसी समस्या यूपी में भी है। मान लेते हैं कि यूपी में जल से संबंधी कोई समस्या है, और जल संबंधी समस्या को टैकल करने के लिए किसी राज्य ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कीम लॉन्च की, जैसे तेलंगाना की रायथू बंधु योजना करके एक थी। अगर वैसी लॉन्च हो गई तो रायथू बंधु योजना जो तेलंगाना की है वो आराम से बिल्कुल यूपीपीसीएस में भी रिलेवेंट हो जाती है। तो यूपी की कोई अगर समस्या है, उस समस्या का समाधान किसी राज्य ने अपनी योजना के द्वारा किया है तो वो इंपॉर्टेंट है वो स्कीम। अगर वो राज्य हिंदी भाषी है तो यानी कि नदर्न इंडिया के पार्ट से है राज्य, तो इम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य या फिर दक्षिण भारत की राज्य की ऐसी योजनाएं जो सिर्फ उन्हीं की रीजनल समस्याओं का समाधान करती हैं, तो वो योजनाएं बिल्कुल यूपीपीसीएस में इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कोई एक ऐसी किसी राज्य की समस्या है जो जिसका यूपी से कोई लिंक ही नहीं है उस समस्या का, वहां की योजना अगर कोई राज्य ला रहा है तो क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों पूछेंगे यूपीपीसीएस में उसको कि उसका रिलेवेंट ही नहीं है। तो अब ये हो गया कि योजनाओं पर किस आधार पर हम सिलेक्ट करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। अब वैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। स्पोर्ट की एक्टिविटीज से यूपीपीसीएस में एग्जाम नहीं आ रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाईलाइटेड मामला है तो आएगा। तो आप इसमें क्या है कि आई दृष्टि में आप देखेंगे करीब 50 पेज लगभग कवर किए जाते हैं स्पोर्ट्स के। 50 पेज, 50 में से एक भी पेज अगर आप ना पढ़ें तब भी काम चल जाएगा आपका। इसमें रिस्क आप ले सकते हैं, 50 पेज आपको एज इट इज ऐसे छोड़ देने हैं। वो सिर्फ वो लोग पढ़ेंगे जिनको असफल होना है, उनको पढ़ने दीजिए आराम से। तो अब ये है आई दृष्टि में कुछ एक और अगर मुझे याद आ रहा है तो स्कीम्स मैंने डिस्कस कर ली, स्पोर्ट्स कर लिया। हाँ, महत्वपूर्ण दिवस, जी हाँ। अब ये देखिए, महत्वपूर्ण दिवस की मैंने एक अलग से ट्रिक बनाई थी कि कैसे मुझे ये तय करना है कि कौन से दिवस महत्वपूर्ण है कौन से नहीं है। उसमें कम से कम 100-150 दिवस दिए हुए होंगे। अब आपको पीवाईक्यू के आधार पर खुद भी देखेंगे और मेरी बात से सहमत भी होंगे। मैंने पीवाईक्यू के आधार पर यह तर्क निकाला एक कि ये दिवस यूपीपीसीएस में वही पूछ रहे हैं जो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड हो। अगर वो दिवस एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होते हैं तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर वो दिवस हाल ही में दिवस बनाए गए हैं, जैसे अभी जनजातीय दिवस मनाया गया, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को शायद बिरसा मुंडा जी की जयंती पे मनाया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह भारत विभाजन विभीषिका दिवस अभी लॉन्च किया गया था 15 अगस्त नहीं 14 अगस्त को, 14 अगस्त को विभाजन हुआ था उसी को। तो अगर दो इसमें डायमेंशन है, यानी दो आधार हैं आपको दिवस इंपॉर्टेंट नोट करने के, पहला एनवायरनमेंट से संबंधित और दूसरा अगर हाल ही में कोई दिवस नए बनाए गए हैं। ये दो आप पहले तैयार कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आने की संभावना 99% है। बाकी आ तो कहीं से भी सकता है बट आप उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट पहले पढ़ना है, जो नॉन इंपॉर्टेंट है वो आपको बाद के लिए छोड़ना है जब आपको समय बचता है। तो दिवस इस तरह से करते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई अगर ऐसा टॉपिक याद आ रहा हो दृष्टि में दिवस के अलावा, प्लेसेस,
हाँ पुरस्कार, जैसे हाँ पुरस्कार एक हो गया। पुरस्कार में आप फिर से पीवाईक्यू देखिए कि कौन से पुरस्कार पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। सबसे पहले उस पुरस्कार को पहले तैयार कर सकते हैं आप। पुरस्कार तैयार करने का एक और दूसरा आधार है कि कैसे आप सिलेक्ट करेंगे कि ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि अगर वो उस पुरस्कार को किसी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फेमस पर्सनालिटी को दिया गया है, जैसे अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को एक पुरस्कार दिया गया था, मैं मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो वो पुरस्कार इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है। कोई ऐसा पुरस्कार है जो अपनी फील्ड में नंबर 1 है, वो पुरस्कार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दो आधार हैं पुरस्कार को इंपॉर्टेंट और मतलब महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण में विभाजित करने के लिए। इन दो से संबंधित जो पुरस्कार होंगे वो पहले आप तैयार कीजिए, बाद में एक दो और तैयार कर लीजिए, बाकी पूरे पुरस्कार छोड़ सकते हैं आप। इसी तरह अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसी तरह आपको तैयार करना है। बाकी आपको एक आई दृष्टि पर अगर आप निशान सर वीडियो नहीं भी बनाएंगे तभी ये तो बता ही सकते हैं आप आई दृष्टि के माध्यम से कि आई दृष्टि में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब आई दृष्टि का यहीं से समाप्त करते हैं। अब शायद प्रीलिम्स की मैंने सारी स्ट्रेटजी डिस्कस कर दी है।